वंदे भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। उन पर विस्तार से चर्चा तो होती ही है, साथ ही हम लेते हैं आपके सवाल, आपकी समस्याओं का देते हैं लाइव समाधान, वो भी एक फ़ोन कॉल के माध्यम से। तुरंत आप हमें फ़ोन करें और अपने सवालों के जवाब जानें। तो आज का विषय क्या है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, साथ ही विशेषज्ञों से आपके सवालों के, आपकी समस्याओं का समाधान जानेंगे। आइए नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है सोयाबीन में कीट और रोग नियंत्रण, और साथ ही बात होगी शरदकालीन फूलों की खेती पर। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें 1800-113060। दूसरा नंबर नोट कर लें 1800-113061 टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा कुछ और विकल्प हमने आपके लिए शुरू किए हैं, जिनमें से एक है व्हाट्सएप नंबर। ये आप हमारा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर 8800520717। व्हाट्सएप पर आप अपने सवाल करें, वॉइस मैसेज भी आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आपके सवालों को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। कुछ बातों का ध्यान रखें, जब भी आप हमें कॉल करें या फिर व्हाट्सएप सवाल भेजें या ईमेल करें, पहली बात ये कि कॉल करते वक्त आप नेटवर्क क्षेत्र में रहें, टीवी की वॉल्यूम को म्यूट पर कर दें, उसके बाद ही अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। और साथ ही जब भी आप हमें फ़ोन करें तो अपनी पूरी बात कम शब्दों में कहने का प्रयास करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉल ले सकें। और इसके अलावा अपने नाम के साथ अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर बताएँ। जब आप व्हाट्सएप सवाल भेजें तब भी इन बातों का ध्यान रखें कि पूरा सवाल लिखें और अपना नाम, अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर मेंशन करेंगे, और ईमेल में भी इन्हीं बातों का ध्यान रखें। तो आज जो हमारे साथ दो मेहमान रहेंगे, एक स्टूडियो में, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उनसे हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर कंवर पाल सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं पुष्प विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। तो आपसे हम शरदकालीन फूलों के बारे में जानेंगे कि कैसे फूलों की खेती हमारे किसान कर सकते हैं। और देखिए, फूलों की अगर हम बात करें तो इनका महत्व हर एक अवसर पर होता है। और अब जब एक त्योहारी मौसम आ रहा है, त्योहारों की बिल्कुल झड़ी सी लगने वाली है, उस वक्त हमारे किसान फूलों की खेती कर ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। कौन कौन से फूल हैं जिन्हें वो चुने, जिनकी खेती करें, किन बातों का ध्यान रखें, इस पर विस्तार से बात होगी। और हमारे दूसरे जो मेहमान हैं उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं डॉक्टर BU दुपारे सर हमारे साथ। सर, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर मध्य प्रदेश में। और आपसे हम सोयाबीन पर बात करेंगे। सोयाबीन जो कि एक दलहनी और तिलहनी दोनों ही फसल हैं, और ये प्रोटीन के लिए भी जानी जाती है, प्रोटीन का अच्छा माध्यम है। हमारे पोषण सुरक्षा में भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और एक ऐसी फसल है जिसे बहुत आसानी से उन इलाकों में भी उगाया जा सकता है जहाँ पर सिंचाई की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, या फिर वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। तो अपने आप में एक तरीके की कह सकते हैं ये हार्डी फसल है जिसे हमारे किसान अपना सकते हैं। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती बड़े पैमाने पर होती है। तो सोयाबीन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, आपका भी एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर कंवर पाल सिंह जी स्टूडियो में हैं, दोनों से बात होगी। तो सबसे पहले हम शरदकालीन फूलों की बात कर लेते हैं। सर, जैसे हम जानते हैं कि अक्टूबर का ही महीना जो आने वाला है, उसी के साथ ही फूलों की खेती का एक समय शुरू हो जाता है। शरदकालीन फूलों की हम बात करें, फूलों की क्या उपयोगिता है किसानों की आय में वृद्धि में, और एक फसल के तौर पर, एक मुख्य फसल के तौर पर क्या अब किसान इसे ले सकते हैं, क्या वो समय आ गया है? हाँ, सही कहा आपने। जो अक्टूबर का महीना है फूलों के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। इसमें हमारी दोनों फसलें, जो हमारी वर्षाकालीन फसल है उसमें फूल आने वाला है, कहीं कहीं पे शुरू भी हो गया है। और जो शरदकालीन फसल हम लगाने वाले हैं उसको बिजाई का समय आ गया है।
और जहाँ तक इसे आमदनी की बात है, ये एक कैश क्रॉप के रूप में किसान भाई इसको उगाते हैं और इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा कर जो अपना रोज़मर्रा के खर्चे हैं उससे आसानी से निकल आते हैं दूसरी फसलों के साथ साथ। तो इस समय जो हमारी किसान भाइयों की फसल खड़ी हुई है, जो बरसात में उन्होंने लगाई थी, और अभी चर्चा हो रही थी त्योहारों की जो कल शुरुआत हो चुकी है, कल गणेश चतुर्थी थी और इसी से ही हमारे जो त्यौहार है उनका आगमन हो गया है। और अब जो फूलों के जो दाम है वो काफ़ी बढ़ते रहेंगे जब तक हमारा त्यौहार रहेगा। और इसमें मुख्य फसल जो इस पूरे भारतवर्ष में मैं तो कहूँगा कि गेंदा एक हमारे देश में बहुत ही मुख्य फसल है, क्योंकि इसका जो उपयोग है मंदिरों में और पूजा स्थलों में, शादियों में माला बनाने के लिए, पूजा करने के लिए काफ़ी हद तक होता है। इसके अलावा अन्य भी इसके उपयोग हैं, जैसे कि आजकल इससे रंग भी निकाला जाता है जिसका प्रयोग हम मुर्गी के दाने में करते हैं, या दवाइयाँ बनाने में भी इसका ल्यूटिन एक कंटेंट होता है, उसका प्रयोग होता है। उसके अलावा दूसरी फसल गुलदाउदी जो बरसात में लगाई थी किसानों, उसमें फूल आने वाला है, जिसके फूल हम 2 प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक काट के डंडी सहित जिनको हम कर्तित पुष्प कहते हैं, दूसरा बिना डंडी वाले जिनको हम माला में प्रयोग करते हैं। उसकी अलग अलग प्रजाति हैं, तो वो उसमें हम क्या करें इस समय वो हम किसानों से चर्चा करेंगे। और उसके अलावा एक रजनीगंधा एक फसल होती है, उस भी इस समय फ्लावरिंग में पुष्पन में है, और उसमें सफ़ेद कलर के ज़्यादातर फूल होते हैं, तो उसमें खुशबू भी होती है। तो खुशबू के लिए आपने शादियों में देखा होगा, जो पूजा स्थलों पर या माला बनाने के लिए वरमाला वगैरह में खुशबूदार फूल प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि वर्षाकालीन जो कुछ फूलों की फसलें हैं उनमें अब फूल आने लगे हैं, जिसमें आपने कुछ फूलों का जिक्र भी किया, और शरदकालीन फूलों के लिए अब आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप ये जान सकें कि वैज्ञानिक तरीका क्या है, कौन से फूल की कौन सी किस्में बेहतर हैं जिससे अच्छी पैदावार ली जा सकती है, अच्छे फूल प्राप्त किए जा सकते हैं, और उन्हीं के अनुसार, क्योंकि आपकी आय भी उसी के ऊपर भी निर्भर करेगी कि कैसी फसल आप बाज़ार तक पहुंचा रहे हैं। तो इनके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं शरदकालीन फूलों पर हमारी ये रिपोर्ट। अगर किसान वैज्ञानिक तरीके से फूलों की खेती करें तो निश्चित तौर पर अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। फूलों की खेती मुख्य रूप से हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, मिजोरम, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में की जाती है। तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में भी फूलों की खेती की जा रही है। सर्दी के मौसम को फूलों की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। शरदकालीन फूलों में डहेलिया, गजेनिया, पिटूनिया, आइस फ्लावर, बेगोनिया टोरिनिया, वंडरलैंड पेंसी, ग्लोक्सिनिया और स्टॉक सिंड्रेरा आदि आते हैं। जो किसान फूलों की खेती करना चाहते हैं वो गेंदा के अलावा कैलेंडुला, बिगोनिया, गुलदाउरी, डहेलिया, स्वीट पी, सूरजमुखी, जिनिया, कॉर्नेशन, पॉपी और लार्क सपर आदि फूलों के लिए क्यारियां अच्छी तरह से तैयार करके बुआई कर दें। ग्लैडियोलस की रोपाई का सही समय सितंबर और अक्टूबर है। ग्लैडियोलस की उन्नत किस्में जैसे फ्रेंडशिप वाइट, फ्रेंडशिप पिंक, वाटरमेलन पिंक, जैक्सन, आरती और अप्सरा आदि लगाई जा सकती है। सही समय पर शरदकालीन फूलों की खेती और देखभाल फायदे का सौदा बन सकती है। तो अभी आपने फूलों पर हमारी ये रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने आपको बताया कि सही समय पर, उचित समय पर फूलों की खेती करने पर आपको अच्छा लाभ हो सकता है। आइए अब बात करते हैं आज के हमारे दूसरे विषय पर, जो है सोयाबीन की खेती। और हमारे साथ डॉक्टर दुपारे जी हैं। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, सोयाबीन की हम बात करें, सोयाबीन में कीट और रोगों का कैसे नियंत्रण किया जाए। हालांकि अपने आप में ये काफ़ी अच्छी फसल है, बहुत ज़्यादा इस फसल को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील फसलों में इसे नहीं गिना जाता है, लेकिन कीट और बीमारियों की जब हम बात करें तो उसमें ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है किसानों के लिए कि उसका उचित प्रबंधन करें और किस प्रकार। देखिए, सोयाबीन आधारित फसल है और इसके कारण इस कीट और को बहुत ज़्यादा वर्तमान में अगर
फसल की स्थिति की बात करें तो 80 से 90 दिन की फसल हमारी हो गई है मध्य प्रदेश में। सर आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से आपसे संपर्क करेंगे। लेकिन जैसा कि आप सोयाबीन के बारे में बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में से हम बड़े पैमाने पर देखते हैं इसकी फसल ली जाती है और 70 से 80 दिनों की फसल होती है। सोयाबीन पर आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। सोयाबीन की फसल में कई तरह के कीटों और रोगों के लगने की आशंका रहती है। कीटों की बात करें तो सोयाबीन में तने की मक्खी, तना छेदक कीट, कंबल कीट, तंबाकू की इल्ली, अलसी की इल्ली, रोएदार इल्ली, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट प्रमुख रूप से लगते हैं। तंबाकू की इल्ली और रोएदार इल्ली छोटी अवस्था में झुंड में रहकर एक ही पौधे की पत्तियों को खाती हैं। इस प्रकार के पौधों को नष्ट कर देने से इनके प्रकोप से बचा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर रासायनिक कीटनाशक मिथोमिल 40 एसपी की 1 किलोग्राम मात्रा का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करें। इल्लियों के नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप्स लगा सकते हैं। सोयाबीन में पीला मोजेक, चारकोल रोट और बैक्टीरियल ब्लाइट रोग लगने की आशंका रहती है। पीला मोजेक रोग लगने पर नियंत्रण के लिए प्रभावित पौधों को निकालकर डाईमेथोएट 30 EC 1 लीटर या मिथाइल ओ डिमेटान 25 EC की 1 लीटर मात्रा को 800 लीटर पानी में घोलकर जरूरत के हिसाब से 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 1 से 2 छिड़काव करें। चारकोल रोट पर नियंत्रण के लिए रोग सहनशील किस्में लगाएं। फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो आज दोनों विषय के बारे में अभी आपने रिपोर्ट देखी, जिसमें पहले हमने शरदकालीन फूलों की खेती पर आपको रिपोर्ट दिखाई और साथ ही हमने बात की सोयाबीन में कैसे कीट और रोगों का नियंत्रण किया जाए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज के हेलो किसान के हमारे पहले कॉलर हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। नीतीश मिश्रा है हमारे साथ फोन लाइन पर। सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? मध्य प्रदेश से आप हमारे साथ हैं। जी जी नीतीश जी बताइए क्या सवाल है आपका? उसमें आमदन एवं गर्भवती जीवन की समस्या आ रही है हमारी गर्भवती की फसल में। इसके साथ साथ इसमें समाज में कि हम कितने दिन लगाने वाले हैं, अफ्रीका देना है, कितने बनाए हमारे पास रखेगी, पूछा नारंगी देना और पूछा सकते हैं। सोयाबीन में कीड़ों का हमला हो गया, ठीक है, हम बात करते हैं। डॉक्टर दुपारे आप हमारे साथ हैं अभी फोन लाइन पर, सुन रहे हैं आप मुझे? हेलो सर। हाँ जी सर, हमारे दर्शक हैं नीतीश मिश्रा हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में कॉल लगाया है। जी जी ये बता रहे हैं कि इनकी फसल में कीड़े लग गए हैं। जी किसान भाई इस समय पे आपके जो सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है फिर से। जी सर आप बताना चाहेंगे सर? हाँ, जी मैं इसमें एक किसान भाई ने पूछा था कि इसमें हम क्या गेंदा लगा सकते हैं। पूसा नारंगी गेंदा की बात हुई थी कीट के लिए, क्योंकि गेंदा एक ऐसी फसल है जो कीटों को आकर्षित करती है। तो हम लोग इसमें किसानों को सुझाव देते हैं जब कीड़े हों तो उसमें गेंदे की फसल बीच में लाइनें कुछ लगा दें तो कुछ कीड़े आकर्षित हो जाएंगे। तो नहीं जाना चाहेगा कि पूसा नारंगी गेंदा लगा सकते हैं कि नहीं, तो ये जरूर इसे लगा सकते हैं। पूसा नारंगी गेंदा या कोई और भी प्रजाति तो वो भी लगा सकते हैं, तो उससे कीड़ों का प्रकोप कम होगा, चाहे वो सोयाबीन हो या कोई और दूसरी फसल हो। ठीक है सर, अब शरदकालीन फूलों की हम बात कर लेते हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से फूल हैं, बारी बारी हम उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले वो फूल जिन्हें उगाना आसान है और जिन्हें मार्केट में बेचना आसान है, जिनकी मांग भी है। फिर बात करेंगे जो महंगे फूल हैं जो सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बारी बारी से। तो पहले इस कैटेगरी में कौन कौन से फूल आते हैं? तो जो सर्दियों के फूल हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं।
एक तो हम जो फूल हम साज सज्जा के लिए करते हैं, जैसे मौसमी फूल कहते हैं, जी। जो हम कच्चे फ्लावर या 2-3 महीने रहते हैं, ज़्यादातर उनको गमलों में या क्यारियों में, गार्डन्स में हम लगाते हैं, उद्यानों में, तो उनकी भी नर्सरी तैयार होते हैं। और दूसरा हम जो कॉमर्शियल एंगल से करते हैं, पैसे कमाने के लिए जो किसान बेचने ही करते हैं, उसमें गेंदा है, ग्लेडियोलस है, गुलाब है, जी। जो इस समय लगने वाला है। और जो मौसमी फूल जो दूसरे हम अन्य फूल जो सजावट के लिए करते हैं, उसे जी। पिटूनिया, कार्नेशन और आपका वर्बीना और गेंदा भी है उसमें, और तमाम दूसरे कॉर्न फ्लावर, डहेलिया, बहुत सारे फूल जिनकी हम नर्सरी तैयार करते जी, हैं। जी। तो सबसे पहले मैं किसान भाई को कहना चाहूँगा कि अभी जो हम जिन पौधों की हम फूलों की नर्सरी तैयार होती है, उनका बिल्कुल सही समय चल रहा है। अच्छा सर, तो नर्सरी किस तरीके से तो तैयार करें, नर्सरी उसकी तैयार सावधानी क्या हाँ होगी? जी, नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले नर्सरी का जो सिद्धांत होता है, नर्सरी ऐसी होनी चाहिए उसमें हमारी पौध स्वस्थ बने, निरोगी। तो उसके लिए हमें क्यारी की जो नर्सरी का एरिया है जो हमने निश्चित किया है, उसमें अच्छी तरह से गुड़ाई करें और उसमें अच्छी तरह से खाद, गोबर की सड़ी हुई खाद 25 से 30 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसमें मिश्रित कर दें अच्छी तरह से। और जो क्यारियाँ थोड़ी ऊंची बनाएं। ऊंची बनाने का कारण ये है कि जब हमारी क्यारियाँ नहीं समतल में बनाते हैं तो उसमें कई बार उसमें ज़्यादा पानी भर जाता है, चाहे बारिश का हो, चाहे हम सिंचाई करते हैं उसके हो। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि पौधे बीज बारीक होते हैं तो उस समय छोटे पौधे होते हैं तो सड़ने का अंदेशा रहता है, तो इसके लिए हम ऊँची क्यारी बनाते हैं, करीब 15 से 20 सेंटीमीटर ऊँची क्यारी, और बीच बीच में उनकी नालियाँ बनाते हैं, करीब 1 मीटर चौड़ी क्यारी रखते हैं, लंबाई अपनी आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। तो उसमें आप जो विभिन्न प्रकार के मौसमी फूल हैं, उसमें पिटूनिया हो, बीज वाला डहेलिया हो, गेंदा हो, जो डायंथस है, जो कार्नेशन बोलते हैं हम, ये कार्नेशन कटिंग वाली होती है, वो नहीं, इस बीज वाली। और इसी प्रकार से स्वीट एलाइसम है, कैंडी टफ्ट है, सभी जो पौध वाली फसलें हैं उनकी बिजाई उसमें कर सकते हैं। तो अभी आप नर्सरी की तैयारी करेंगे तो प्रथम सप्ताह के, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आप बिजाई कर सकते हैं। कुछ फूल तो हमें इसके सितंबर के आखिरी सप्ताह में भी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे किसान भाई एक सुझाव है कि जो आप पौध वाली फसलें लगाना चाहते हैं उनकी क्यारी तैयार कर लें, और सितंबर के आखिरी सप्ताह में या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में उनकी बिजाई करके अपनी पौध की तैयारी शुरू कर दें। जी ठीक है। एक हमारे पास सवाल आया है, व्हाट्सएप सवाल है, वो हम ले लेते हैं। डॉक्टर दुपारे, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो सर, मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर दुपारे? सर एक सवाल आया सोयाबीन पर, ये सवाल है, दर्शक है कहते हैं सोयाबीन में इल्ली एवं कीट पतंगों से काफ़ी नुकसान हो रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि उनके क्षेत्र में वर्षा कम हुई है, तापमान ज़्यादा है, इस वजह से जो रसायन है उनका भी उस तरह से प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? क्या कोई जैविक कीटनाशक है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या उसका प्रभाव हो सकता है? ऐसी स्थिति में उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी भी सर आवाज़ नहीं आ रही। सर आप इसका जवाब देना चाहेंगे? कीट और बीमारियों के बारे में जानना चाह रहे हैं कि सोयाबीन में किस तरह की दवाओं का इस्तेमाल करें, क्या कोई जैविक कीटनाशक इस्तेमाल किया जा सकता है सोयाबीन में? हम फिर से इस प्रश्न को आप तक पहुंचाएंगे। सर अभी आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। आइए बात करते हैं, कॉलर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, उनसे हम बात करते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या प्रश्न है? विष्णु पटेल जी, आपका सवाल ठीक से समझ नहीं आ रहा है, आप फिर से दोहराइए अपना सवाल। जी विष्णु जी, सोयाबीन के बारे में जानना चाहते हैं आप? सोयाबीन है। ठीक है डॉक्टर दुपारे, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैडम, मुझे हाँ जी सर, ये सोयाबीन के बारे में पहले एक और हमारे दर्शक थे जो बता रहे कीट और इल्लियों का बहुत और साथी पतंगों का बहुत हमला हो रहा है उनकी फसल में सोयाबीन में, और तापमान अधिक होने की वजह से, वर्षा कम होने की वजह से रसायनों का भी उतना लाभ नहीं हो पा रहा है, मतलब उस तरह का असर नहीं है। तो जानना चाहते हैं क्या कोई जैविक तरीका है या फिर क्या करें ऐसी स्थिति में? और साथ ही हमारे दूसरे दर्शक भी थे, मैं चाहूँगी दोनों के जवाब दे दें। जी मैडम, इससे पहले भी हमारे जो किसान भाइयों ने जो पूछा था, जी, जी। तो उसका यही है कि पिछला अगस्त महीना पूरा सूखा रहा, बारिश नहीं हुई,
लगभग 25 दिन का सूखा रहने के बाद में जो बारिश हुई है, तो अचानक जो है कि उसमें इल्लियों का प्रकोप हुआ है। और उसमें भी यह देखा गया मध्य प्रदेश के कई जिलों में तंबाकू की इल्ली और उसके साथ साथ कुछ जगह पे जो सेमी लूपर इल्ली, ये 2 इल्लियां मुख्य रूप से देखी गई। अब ये जो रहा है कि इल्लियों की अवस्था भी है कि काफ़ी सेकंड या तीसरी पीढ़ी की अवस्था देखी गई है। तो इस समय पे हमें ये सलाह है कि किसानों को देना चाहते हैं कि 2-3 इसमें उपयुक्त रसायन है, जैसे कि फ्लूबेंडियामाइड नाम की एक दवा है या स्पाइनोटेरम है। इन दोनों दवाइयों में से कोई एक लेके अपने खेत पे छिड़काव कर सकते हैं। फ्लूबेंडियामाइड जो 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टर इसकी मात्रा लगती है, या फिर स्पाइनोटेरम लेते हैं तो उसका 450 मिलीलीटर प्रति हेक्टर इसकी मात्रा लेते हैं और 500 लीटर पानी में मिला के इसको आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये तंबाकू की इल्ली और जो सेमी लूपर इल्ली, ये 2 ही इस समय पे दिखाई दे रही है, उसका आप नियंत्रण कर सकेंगे। जहाँ तक दूसरे कुछ इससे पहले कुछ किसान भाइयों ने पूछा था, तो दाने भरने की अवस्था में एक और जो नुकसान करती है वो चने की इल्ली, जो कि फलियों में दाने जो है कुरेद के खाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए जो भी आप रसायन अपना सकते हैं, जैसे कि इंडोक्साकार्ब है या फ्लूबेंडियामाइड है, इनमें से कोई एक लेके आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे दर्शकों के सवाल और उनका जवाब हमने लिया लाइव, और आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों ने बहुत ध्यान से इन बातों को सुना होगा और उनकी समस्या का जल्द ही समाधान भी होगा। फिलहाल इसी के साथ ही हेलो किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। आज के विषय के बारे में एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें। हम बात कर रहे हैं शरदकालीन फूलों की खेती के बारे में, साथ ही कैसे हमारे वो किसान जो कि सोयाबीन की फसल लेते हैं उसमें कीट और रोगों का नियंत्रण करें। इससे जुड़े हुए कई प्रश्न हम तक पहुँच रहे हैं और इस बीच एक कॉलर भी हैं। आइए बात करते हैं। विपिन हैं सागर से जिन्होंने हमें फ़ोन लगाया है। जी विपिन जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या प्रश्न है? हाँ मैम नमस्कार। नमस्कार मैम मेरा सवाल है, सोयाबीन बोया था हमने और कुछ दिनों का बारिश का
खुला सा रहा, मतलब बारिश हुई नहीं 10-15 दिन तक बीच में, तो कुछ फलियां है ना वो मैम गिर रही हैं, मतलब बाकी सब तो ठीक है लेकिन लगभग 5 से 10% जो फलियां हैं वो सूख के गिर चुकी हैं पकने से पहले। ठीक है। तो ये क्या कोई बीमारी का कारण है या फिर पानी की कमी के कारण है? ठीक है, हम बात करें डॉक्टर दुपारे। हमारे दर्शक हैं विपिन सागर से, जिनका कहना है कि बीच में क्योंकि ठीक से पूरी बारिश नहीं हुई जिससे कुछ फलियां जो हैं वो सूख कर गिर रही हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए उन्हें? हमारे किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि पिछला जो महीना सूखा कर रहा है तो उसका भी कुछ असर हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जनित बीमारी पर भी देखा गया मध्य प्रदेश में। और उससे देखा जाए तो एंथ्रेक्नोज एक बीमारी होती है, और दूसरी जो बीमारी देखी गई है राइजोकोनिया स्पियल ब्लैक, वो बीमारियाँ जो मध्य प्रदेश में इस साल से की फसल में जो पौधे सूखने की जो स्थिति देखी गई है, तो अगर इसकी शुरुआत हुई है। सर आपकी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से एक बार आपसे हम बात करेंगे और हमारे जो दर्शक थे विपिन सागर से उनके प्रश्न का जवाब लेंगे। सर अब हम फूलों की बात कर लेते हैं। आपने मुख्य रूप से वो बताया, वो उन फूलों के बारे में जानकारी दी जो कि जिनको लेकर अभी नर्सरी बनाने की शुरुआत कर लेनी चाहिए। ठीक है, नर्सरी अगर हमारे किसान अच्छे से तैयार कर लेते हैं, रोग मुक्त उन्हें पौध मिलती है, उसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, नर्सरी तैयार करने के बाद उनको मुख्य खेत में रोपना होगा, और इसके साथ साथ में जो नर्सरी जिनकी तैयार हम नहीं करते, जैसे ग्लेलेस है जी, ग्लेलेस एक मुख्य फसल है हमारी सर्दी की, तो उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा पहले कि ग्लेलेस को भी इस समय हम जब खुदाई करते हैं उसकी मार्च अप्रैल में, तो हम कोल्ड स्टोर में रखते हैं उसका भंडारण, जिनका बल्ब होता है। हाँ, बल्ब में होता है, प्याज जैसा बल्ब होता है, उसका बीज होता है वो, तो उसको हम खुले घर पर नहीं रख सकते, कोई बीज सड़ जाएगा, तो उसको आलू की तरह से उसको कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। तो उसको अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में लगाते हैं। तो लगाने से पहले जो कोई कोल्ड स्टोर में कम तापक्रम पर रखा जाता है तो यहाँ पे वो वातानुकूलित हो जाए, इसलिए उसको लाने का समय हो गया है। तो जिन भाइयों ने कोल्ड स्टोर में अपना ग्लेले रखा हुआ है उसको वहाँ से उठा लाएँ और अपने किसी छायादार जगह पर उसको फैला कर पंखे के नीचे, और हवादार जगह अगर पंखा नहीं है तो उसको फैला दें, ताकि उसमें वातानुकूलित हो जाएगा और लगाने से पहले वो जो यहाँ के वातावरण बाहर का उससे रूबरू हो जाएगा। और उसको धूप में ना रखें, धूप में रखने से सड़ने का चांस रहता है जी। तो ये मैं ग्लेलेस के बारे में बताना चाहूँगा। और जो हम नर्सरी की बात कर रहे थे, नर्सरी जब आप इसमें क्या उसमें और देखभाल करनी चाहिए, अगर रोग मुक्त बनाना है तो उसमें जो फंजाई है कोई फफूंदी ना आए तो उसमें बाविस्टीन एक दवाई आती है, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसमें स्प्रे कर दें। या पहली जो बिजाई हम करते हैं, सिंचाई कुछ हफ्ते, 1 हफ्ते तक करीब फवारे से सिंचाई करते हैं, हल्की सिंचाई, उसके बाद फिर नाली से लगाते हैं। तो या तो पहली बार में 2 ग्राम प्रति लीटर घोल कर, पहली ड्रेंचिंग बोलते हैं उसको, पहली बार में सिंचाई करते हैं फुहारे से, और उसमें बाद में भी कुछ अगर प्रकोप लग रहा है तो उसमें स्प्रे भी किया जा सकता है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। तो इस प्रकार आपकी जो नर्सरी स्वस्थ रहेगी। फिर उसको मुख्य खेत में करीब 25 से 30 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी जी। तो इस बीच में आप अपने मुख्य खेत की तैयारी कर लें, और मुख्य खेत की तैयारी करने के बाद उसमें जैसे अब गेंदे की हम बात करें तो गेंदा लगाने के लिए जो हमारी प्रजातियाँ इस समय, सबसे पहले तो जो भी आप फसल लगाएं कोई प्रजाति का सही चुनाव करें, क्योंकि जैसे हम गेंदे की अगर हम उदाहरण दूँ तो ये 1 साल में 3 बार हम लगाते हैं इसको, सर्दियों में, गर्मियों में और बरसात में, और 3 ही सीजन की, जहाँ पर तीनों सीजन अलग अलग हैं। जैसे कि भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में, दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्रों में, बंगलोर में तो पूरे साल एक जैसा लगा सकते हैं, कलकत्ता में भी एक जैसा लगा सकते हैं, लेकिन दिल्ली के आसपास या मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सब में बिल्कुल अलग अलग सीजन होने की वजह से तीनों सीजन की अलग अलग प्रजातियाँ हैं। तो सर्दियों में लगाने के लिए जो प्रजातियाँ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पुष्प विज्ञान संभाग से निकली हैं, वो पूसा नारंगी गेंदा जो नारंगी रंग की है, पूसा बसंती गेंदा जो पीले रंग की है, पूसा बहार पीले रंग की है। 3 प्रजातियों को आप इस समय लगा सकते हैं। तो इनको लगाने के लिए जब पौध हमारी तैयार हो जाएगी तो खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, छोटे छोटे क्यारियों में बांट लेंगे। तो इनका फिर आता है इनका लगाने का जो दूरी कितनी रखें, तो इनको करीब हम 40 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन से लाइन और पौधे से पौधा लगाते हैं। और लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उस समय पानी की, मतलब तुरंत उसमें पानी लगना है। वैसे तो अक्टूबर में मौसम ठीक ही रहता है, लेकिन अगर आपको गर्मी है तो आपको रोपाई दोपहर की बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोपहर बाद रोपाई करें और उसमें तुरंत उसके पीछे पानी लगा दें, और उससे क्या होगा कि रात के समय में वो पौधे हमारे
सेटल हो जाएंगे और आप सुबह देखेंगे वो पौधे स्वस्थ होंगे, खड़े होंगे। तो इस प्रकार आपके उसमें कैजुअलिटी नहीं होगी और 100% पौधे आपके चलेंगे। अन्यथा क्या होता है कि गर्मी में पौधे मर जाते हैं, फिर हम बार बार उसमें गैप फिलिंग या रोपाई बार बार करनी पड़ती है, तो एक अन्य कार्य बढ़ जाता है। जी, नंद स्वरूप मिश्रा हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, उनका हम सवाल ले लेते हैं। नंद स्वरूप जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो जी, नंद स्वरूप जी बताइए क्या सवाल है। हाँ नमस्कार। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि फूल की ऐसी कौन कौन सी प्रजाति हमें लगानी चाहिए जिससे हमारा सूखा फूल दिखे, हमारा गीला फूल दिखे और उसका जो है चित्र बना सके, उसको जो है जल बना करके दे सके गिराते खाएगा। और दूसरी चीज फूल की रोपाई जो है उनकी समय कौन सा है, जैसे सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होता है, रोपाई का समय कौन अच्छा होगा। हाँ मिश्रा जी सही कहा आपने। पहले तो मैं कौन कौन से फूल लगा सकते हैं जाड़ा में भी चर्चा कर रहे थे, जैसे कभी गेंदा लगा सकते हैं, ग्लेडियोलस लगा सकते हैं, गुलाब लगा सकते हैं, ये मुख्य फसल है इस समय की। लिलियम लगा सकते हैं, कि नई फसल लिलियम आ रही है। और जहाँ तक रोपाई की बात है, जिन पौधों को हम ज़मीन से उखाड़ कर लगाते हैं, जैसे गेंदा है, उसके पहले उसकी हम बीजाई नर्सरी पौधशाला में नर्सरी तैयार करते हैं, तो जिनको हम निकालते हैं और क्योंकि जड़ में मिट्टी नहीं रहती है तो उनको हम शाम के समय लगाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोपहर के बाद लगाने से हम चर्चा कर रहे थे धूप नहीं और तापक्रम कम होना चाहिए। और दोपहर को लगाते लगाते शाम हो जाएगी, पीछे से आप पानी लगाते हैं तो रात भर उसको 10-12 घंटे ठंड में रहेगा, धूप नहीं रहेगी, तो रात भर में पौधा हमारा संभल जाएगा। तो सुबह देखेंगे तो पौधा स्वस्थ रहेगा। दिन में लगाने से क्या होता है, कई बार अगर तेज़ धूप है और थोड़ा बहुत पानी और लेट हो गया 1-आध घंटे तो पौधा मुरझा जाता, फिर दोबारा से वो पुनः खड़ा होने की कोशिश करता है, उसमें टाइम लगता है। और जो हम डाइट लगा जैसे ग्लेडियोलस है, उसको आप किसी भी समय लगा सकते हैं, उसको पौध से तैयार नहीं करते, उसका प्याज जैसा बीज होता है जिसको हम बल्ब बोलते हैं, तो वह उसको आप सुबह से भी लगा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। जी, ये इनके सवाल थे कि किस किस तरह से फूलों की रोपाई की जा सकती है, उसका उचित समय क्या हो। सर जैसे कि अभी आपने नर्सरी के बारे में बताया, मुख्य खेत में जाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी हो। और एक दर्शक है, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। महमूद्दीन जी हैं जिन्होंने झांसी से हमें फ़ोन किया है। जी सर बताइए क्या प्रश्न है आपका। हेलो हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार सर, सवाल बताइए। जी मेरा निवेदन ये है कि पुराने बगीचे हैं गुलाब के जी, उनके पेड़ों का रखरखाव किस प्रकार से कटाई और किस प्रकार से करें ताकि हमें वही गुणवत्ता का फूल प्राप्त हो। और कृपया गुलाब का मिश्रण का प्रयोग और विधि बता दें। धन्यवाद जी। गुलाब के बारे में सही कहा नईमुद्दीन जी आपने, हम इसी विषय पर आने वाले थे, गुलाब की हम चर्चा करने वाले थे। तो गुलाब में इस समय कटाई छटाई का समय चल रहा है, उसके बाद फिर अक्टूबर में उसकी रोपाई करेंगे। कटाई छटाई में क्या है, जैसे आपने बगीचे की बात करी, गुलाब एक बहुवर्षीय पौधा है जो कि पूरे साल बढ़ता रहता है और फूल वो एक निश्चित समय पर देता है। और पूरे साल बढ़ने की वजह से कुछ काफ़ी टहनियाँ बारीक हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, कुछ बीमारियाँ लग जाती हैं जो कि अच्छे फूल नहीं दे पाती हैं। तो साल में एक बार हम उसकी कटाई छटाई करते हैं और सितंबर के इस माह जो सितंबर चल रहा है इसके आखिरी सप्ताह में या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में कटाई छटाई करते हैं। तो कटाई छटाई में आपको क्या करना है, एक तो चाकू जिससे जो कैंची होगी काटने वाली तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि वो एकदम शार्प कटना चाहिए। कई बार क्या होता है वो दब जाता है, वो क्रश हो जाता है, तो उसमें बीमारी बढ़ने का चांस रहता है कटे हुए तने में। तो उससे काटना है और काटने की जो ऊंचाई है करीब 40 से 45 सेंटीमीटर ऊंची उसकी कटाई करनी है। और कटाई वक्त करते समय इसका बात का ध्यान रखना है कि उसमें जितनी भी बीमार शाखाएं उनको निकाल देना है, बारीक शाखाओं को निकाल देना है। एक पौधे पर 4-5 अच्छी स्वस्थ शाखाएँ आपको रखनी है। तो आप देखेंगे कि उसमें 4-5 शाखाओं में जब हम उसमें अच्छी तरह से खाद मिट्टी पानी डालेंगे तो उसमें अच्छा फटाव आएगा। तो ये कटाई छटाई के बाद फिर उसमें दूसरी प्रक्रिया आती है खुदाई की। तो क्योंकि जो गुलाब के पौधे बड़े होते हैं उसमें गुड़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसी समय पर क्योंकि पौधे उसको ऊपर से जो झाड़ी है वो कट जाती है, तो उसमें अच्छी कस्सी से गहरी खुदाई करते हैं। और गहरी खुदाई करके फिर उसमें गोबर की खाद 25-30 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, और जो रासायनिक खाद हैं यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और पोटेशियम का 1:3:2 के अनुपात में रेशो बनाकर उसको आप 50 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से उसमें मिश्रित करते हैं इसी समय पर, और साथ में गोबर की खाद रहेगी। और मिश्रित जब करेंगे तो दोबारा से उसमें कस्सी या कसोला चलाएंगे ताकि वो मिक्स हो जाएगा और गुड़ाई भी हो जाएगी, घास निकल जाएगी। फिर आप उसमें पानी देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें आपका नवंबर में फूल आना शुरू हो जाएगा और आपको अच्छे फूल मिलेंगे। पहला फ्लश
नवंबर में आएगा और जो दिसंबर तक चलेगा, दूसरा फ्लश फिर फरवरी मार्च में आएगा। तो आपको अच्छे फूल मिलेंगे इस प्रकार गुलाब से। जी बिल्कुल। अब देखिए हमारे दर्शक थे सागर से विपिन हमारे दर्शक थे, जिन्होंने जानना चाहता कि सोयाबीन की फसल में कुछ समस्या आ रही है, कुछ फलियां जो है वो सूख कर गिर रही हैं, तो इसमें क्या करें। हमारे साथ डॉक्टर दुपारे जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब ज़्यादा समस्या बढ़ती है तो कई बार किसान काफ़ी चिंता में आ जाते हैं। कम बारिश होने की वजह से वो बता रहे हैं कि उनके खेत में इस तरह की समस्या आई है। देखिए, जो हमारे किसान भाई जो बोल रहे हैं कि सोयाबीन उनकी फसल सूख रही है, ये तो बीमारी से अगर वो होती है तो उसके ऊपर हम कुछ फफूंदनाशक का छिड़काव करने की सलाह दे सकते थे, लेकिन जब सूखा है और सूखे में नमी की कमी है तो उस स्थिति में हम लोगों ने जो हमेशा कहते हैं, एडवाइजरी में भी बताया था कि जिन किसान भाइयों के पास में सिंचाई के साधन है तो आप जमीन में दरारें पड़ने से पहले ही अपने खेत में सिंचाई कर ले। और कुछ लोगों ने किया भी, क्योंकि दरारें पड़ने के बाद में यदि आप सिंचाई करते तो फसल पे मरने की संभावना होती है। ये लिमिट के बाद में, एक सर्टेन लिमिट के बाद में ये दिक्कत होती है। लेकिन अगर सूखे से नहीं है और यदि आपको लगता है कि बीमारियां हैं, तो बीमारियां आजकल जो चल रही, जैसे मैंने बताया कि फफूंद जनित जो बीमारियां हैं, और उसमें मुख्य रूप से राइजोक्टोनिया, एरियल ब्लाइट और जो एंथ्रैक्नोज, ये 2 बीमारियां बहुत चल रही है। और उसके लिए जो अनुशंसित फफूंदनाशक है, चाहे वो टेबुकोनाजोल हो या टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर हो या फ्रैक्सर के नाम से भी कुछ दवाइयाँ आती है, कई सारी दवाइयाँ इसमें फफूंदनाशक जो है अनुशंसित किए गए वो मार्केट में उपलब्ध है। उसका इस समय पे आप फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन एक चीज देखिए कि यदि आपकी फसल पूरी तरह से सूख गई है, उस समय पे उसको फिर वापस पूर्व स्थिति पे लाना तो मुश्किल है। यदि वो सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ी थी तो उस समय पे कर दिए होते, सूखे के कारण होगी तो ये सूखे से ही बारिश आने के बाद में ही ठीक हो सकता है। जी बिल्कुल। तो ये कुछ सुझाव थे हमारे दर्शक जो सोयाबीन के बारे में जानना चाहते थे। सागर से थे विपिन, जिन्होंने बताया था कि उनकी फसल कुछ जगहों से सूख रही है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। इसी के साथ ही हेलो किसान में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेकअप का। हिम्मत चाहिएगा, देखते रहें हेलो किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं शरदकालीन फूलों की खेती की और साथ ही सोयाबीन में यानी सोयाबीन की फसल में कीट और बीमारियों का कैसे नियंत्रण करें। आपके कोई भी सवाल दोनों विषयों से जुड़े हुए हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल करें, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने सवाल, या फिर ईमेल पर भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में लाइव शामिल करेंगे और लेंगे अपने विषय विशेषज्ञों से उनका जवाब। सर, अब फूलों की बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपने कुछ फूलों के बारे में बताया, उससे पहले एक दर्शक है मनीष, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से में फ़ोन लगाया, उनसे बात कर लेते हैं। जी मनीष जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो मनीष जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मनीष जी शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फ़ोन शायद उनका कट गया है। सर, गुलाब पर हम चर्चा कर रहे थे। जी। एक सवाल भी आया था, तो मैं चाहूँगी कि इसके बारे में कुछ और बातें आप बताना चाह रहे थे कि गुलाब। हाँ, गुलाब पे हम अभी पहले तो हम कटाई छटाई की बात कर रहे थे।
दूसरा जो हम गुलाब अभी जो किसान लगाना चाहते हैं, तो उसमें जो गुलाब के पौधे हैं उन्हें नर्सरी में तैयार रहते हैं। और गुलाब हम 2 तरीके से जो उसका प्रवर्धन है, जो बढ़ाते हैं, नए पौधे बनाते हैं। एक तो कटिंग से बनाते हैं, दूसरा एक कलम चढ़ाते हैं देसी गुलाब पर इंग्लिश गुलाब की। तो जो जिसमें कलम चढ़ाते हैं उसमें क्या होता है कि जो नीचे से देसी गुलाब है उसके नीचे से फुटाव बढ़ता रहता है, जो ऊपर जो उसमें कलम किया हुआ इंग्लिश गुलाब है उसको धीरे धीरे नष्ट कर देता है, क्योंकि सारी खुराक वो नीचे से जड़ वाला पौधा ले लेता है। तो उसको काटते रहें। और जो कटिंग वाले पौधे हैं उनमें ये समस्या नहीं आती है। कुछ प्रजातियाँ कटिंग से होती हैं, कुछ कलम द्वारा होती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और जिनको अभी बड करना होगा, नए पौधे जब हम लगाएंगे, उससे जब हम उसकी आँख निकाल कर उसकी जो बड आइज होती है उसको हम चश्मा चढ़ाते हैं, तो उनके लिए जो मूल ग्रंथ होता है उसको तैयार करना होता है। तो वो किसान भाइयों ने जुलाई अगस्त में वो अपने खेत में लगाया होगा, तो उसको सिंगल कर लें। सिंगल का मतलब ये होता है कि हम जो जिस पौधे पर हम कलम चढ़ाएंगे, चश्मा चढ़ाएंगे, वो पेंसिल के साइज़ का मोटाई का होना चाहिए। अगर उसमें बहुत सारे ब्रांच शाखाएं रहेंगी नीचे से तो मोटा नहीं हो पाएगा और झाड़ी नुमा हो जाएगा। तो उसमें सारी जो बारीक शाखाएं हैं उनको काट दें कैंची से, और एक शाखा सीधी जो पेंसिल की मोटाई है उसको छोड़ दें। तो इसको सिंगल करना कहते हैं। तो सिंगल करने से क्या फ़ायदा होगा कि जब नवंबर में, जब हमने भी कटे छटे गुलाब में करीब नवंबर में दोबारा से इसमें फुटाव आएगा और फूल आने के बाद जो उसकी आँख होती है, तो आपने देखा होगा वो फूल जाती है। फूलने का मतलब वो तैयार हो गई है चश्मा चढ़ाने के लिए। आपने फूल भी आ गया, और फूल जब सूख जाता है तो उस डंडी को काट कर, एक डंडी में 4-5 आँखें निकल आती हैं, तो उनको निकाल कर चाकू की सहायता से, और उसमें जो देसी गुलाब जो मूल ग्रंथ में तैयार किया, सिंगल किया, उस पर चश्मा चढ़ाते हैं। वो नवंबर के महीने में जनरली करते हैं। और जब दिसंबर जनवरी में ज़्यादा ठंडा हो जाती है तो हम उस समय उसको रोक देते हैं, क्योंकि ठंडा होने की वजह से वो आपस में जुड़ते नहीं है, कि उनका यूनियन होगा, पहले कैरस होके जुड़ेंगे, फिर उसमें फुटाव होगा। तो फिर दोबारा से उसको फरवरी में उसी प्रक्रिया को फिर शुरू करते हैं जी। तो इस प्रकार जो किसान भाई अपने लिए या पौधे बेचने के लिए नर्सरी के पौधे तैयार करते हैं, तो ये गुलाब में एक प्रमुख ये ऑपरेशन है इस समय करने का। मनीष एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे दर्शक हैं जी। मनीष जी बताएं क्या प्रश्न है? मनीष जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मनीष जी बताइए क्या सवाल है? किसके बारे में? गुलाब के बारे में जानना चाहते हैं? कोई विशेष जानकारी? गेंदा के बारे में? सर गेंदा के बारे में? हाँ, गेंदा के बारे में भी चर्चा कर रहे थे। काफ़ी सवाल हमारे पास ऑफिस में भी आते रहते हैं। इस समय जो किसान भाई गेंदे की खेती करना चाहते हैं, उसकी जो हमारे भारतीय मिर्ज़ापुर का भी इलाका जो हमारे मैदानी क्षेत्रों में आता है, और वहाँ पर ठंड ठीक प्रकार होती है, तो इस समय लगाने के लिए आप पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बसंती गेंदा और पूसा बहार, 3 प्रजातियाँ जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से विकसित की गई हैं, उनका बीज आप ले सकते हैं। यहाँ पर बीज मिल रहा है, और उसको बीज को लेकर जैसे हम चर्चा कर रहे थे, आप पहले तो नर्सरी तैयार कर लें और उसकी बीजाई कर दें। और बीजाई करने के बाद अक्टूबर में करीब 25 से 30 दिन में इसकी पौध तैयार हो जाएगी। तो 15 अक्टूबर के बाद या आखिरी सप्ताह में अक्टूबर के ये तैयार हो जाएगी। तो आप उसकी रोपाई करें। रोपाई जैसे कि मैंने पहले बताया, 40 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी के हिसाब से उसको लगाएं, और दोपहर के बाद इसकी रोपाई करें, ताकि वो, और रोपाई करने के तुरंत बाद उसकी सिंचाई कर दें, ताकि वो पौधे हमारे मरेंगे नहीं, और रात भर में वो ठंडा जब मौसम होगा तो वो स्वस्थ हो जाएंगे, सुबह आपको ठीक मिलेंगे। इस प्रकार से नवंबर तक ये मौसम ठीक रहेगा और वो अच्छी बढ़वार लेगा। और उसमें 1 महीने के बाद आपने देखा गेंदा जब स्थापित हो जाते हैं, पौधे एकदम से बढ़वा लेता है, तो उसमें ऊपर से उसको तोड़ देते हैं, इसको पिंचिंग कहते हैं। और तोड़ने का मकसद ये होता है कि उसमें दूसरी शाखाएं निकलेंगी, तो जब ज़्यादा शाखाएं होंगी तो उसमें ज़्यादा कलिकाएँ आएंगी, ज़्यादा फूल आएगा। और अगर नहीं तोड़ेंगे तो फिर वो लंबा लंबा सिंगल पौधा रह जाएगा, तो उसमें शाखाएँ ज़्यादा नहीं निकलेंगी। तो ये प्रक्रिया करें, और उसकी समय समय पर खरपतवार निराई गुड़ाई करें, जिससे खरपतवार ना हो, और पानी लगाते रहें। एक बात का और ध्यान रखें, जब दिसंबर जनवरी का महीना आता है तो उस टाइम पर काफ़ी ठंड होने की वजह से, खास तौर पर 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक, ये गुलाब जो गेंदा है, ये मतलब जो माइल्ड क्लाइमेट, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा सर्दी, वहाँ उस समय बहुत अच्छा होता है। जैसे अक्टूबर नवंबर का महीना है, या फरवरी मार्च का। दिसंबर जनवरी में इसको दिक्कत होती है, मई जून में समस्या होती है। तो दिसंबर जनवरी में 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक इसमें कुछ खास ध्यान रखें, खेत में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए।
और उसमें पानी लगाते रहें। और अगर पॉलीथीन, अगर पौध आपकी छोटी, आजकल पॉलीटनल का भी काफ़ी प्रचार चल रहा है। कई बार फसलों में देखा होगा, जब पौधे छोटे होते हैं तो छोटी वाली, मतलब परमानेंट पॉली हाउस नहीं बनाना आपको। छोटी पॉली टनल होती है जो करीब 2-3 फुट ऊंची होती है, और सीधे तार की मदद से या किसी डंडी की मदद से उसको आप टांग सकते हैं। और जैसे ही वो 1 महीने बाद आपकी ठंड खत्म हुई, 15 दिन उसे हटा दीजिए, तो पौधे आपके मरेंगे नहीं और फरवरी में वो अच्छी बढ़वा लेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपकी अच्छी फसल होगी, और ये अच्छी तरह से फिर फरवरी मार्च में भरपूर आपकी पैदावार देगी। जी बिल्कुल। तो कैसे आप भरपूर पैदावार ले सकते हैं, इसके बारे में अभी हमने जाना। आइए अब सोयाबीन पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर दुबारे, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सोयाबीन में कौन कौन से मुख्य रूप से कीट हो सकते हैं जिसको लेकर हमारे किसानों को सावधान रहना चाहिए? मैडम, इस समय पे जो है कि सोयाबीन की फसल 70-80 दिन की हो गई, तो शुरुआती जो कीड़े थे वो तो निकल गए, लेकिन अभी कुछ जगह पे जो पत्ती खाने वाली इल्लियाँ रहती है, तो उसमें मुख्य रूप से आपका नुकसान करते हैं सेमिलोपर इल्ली, तंबाकू की इल्ली और चने की इल्ली। और ये जो इल्लियाँ हैं, इनको हम शुरुआत में ही इसका रोकने के उपाय अपना सकते हैं, ताकि बड़ी होने से पहले इसका हम नियंत्रण कर पाए। और उसके लिए कई प्रकार के रसायन जो बाजार में उपलब्ध है, जिससे कि आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। उसमें आप चाहे तो एक इंडोक्साकार्ब नाम की एक दवाई आती है, ड्यूपेंडियामाइड होती है, स्पाइनोटेरम होती है, प्रोफेनोफॉस है, नोवालुरान प्लस इंडोक्साकार्ब, ये कुछ मिश्रित दवाइयाँ होती है, उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। तो अभी तो ये हो गई है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इस समय पे मैं हम सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि इंदौर और मालवा में पिछले सप्ताह बहुत ज़्यादा वर्षा हुई थी, और उसके बाद में जो सोयाबीन की फसल जो कम समय में पकने वाली जो किस्में हैं, जो कटाई की अवस्था में थी, तो अभी ये भी है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं मौसम का पूर्वानुमान कि अभी और बारिश होने की संभावना हो सकती है। तो जिन किसान भाइयों की सोयाबीन कटाई की अवस्था में है, तो आप लोग थोड़ा सा ये जरूर ध्यान में रखें कि मौसम को ध्यान में रखते हुए यदि आपको 3-4 दिन खुला मौसम मिले तभी कटाई करें। अन्यथा क्या हो सकता है कि यदि आपने कटाई कर ली और उसके बाद में बारिश आ जाएगी, तो आपका जो कटी हुई सोयाबीन है उसमें फफूंद लगने की संभावना हो सकती है, खराब होने की संभावना हो सकती है, उसमें बीमारी लग सकती है। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखें। और जहाँ तक और दूसरे कीड़ों की बात है, तो इस समय पे चक्रभृंग का प्रकोप कुछ क्षेत्रों में जो देखा जा रहा है, और ऐसी फसल जो कि बाद में देरी से लगाई गई है, जैसे कि महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में, तो ये जो चक्रभृंग का जो कीड़ा है, उसके लक्षण आपको दूर से ही दिखाई देते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध है। एक टेट्रानिलिप्रोल नाम की दवाई आती है, जो कि आप छिड़काव कर सकते हैं। 250 से 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर इसकी मात्रा लगती है। या थाइक्लोप्रिड नाम की एक दवाई है, 650 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर। तो ऐसे कई दवाइयाँ हैं, आप इसका नियंत्रण करने के लिए उपयोग में कर सकते हैं। बाकी जहाँ पे इल्लियों का प्रकोप है, जैसे कि मैंने पहले में बताया, तो पूर्व मिश्रित दवाइयों का भी प्रयोग कर सकते हैं और दूसरी दवाइयों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी हमने जाना कि कैसे इल्लियों का नियंत्रण करें, कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही हेलो किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी आपकी कॉल्स, व्हाट्सएप सवाल और ईमेल्स लेने का सिलसिला जारी रहेगा। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं शरदकालीन फूलों की खेती की और साथ ही सोयाबीन की फसल में कैसे कीट और बीमारियों का नियंत्रण किया जाए। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं। युद्धवीर जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, उत्तराखंड से बात कर रहे हैं युद्धवीर जी। आप बताएं सर, सवाल बताइए अपना। जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ और मैं सब्जी की बुआई करती हूँ, तो इसमें सिंचाई कब करूँ? सर सवाल समझ कौन सी फसल? कौन सी फसल में जी? मैम मैं पालक और मेथी। इत्र बनाने के लिए फूल जाते हैं। मेथी पालक और वो मटर। हाँ, सिंचाई कब कब करें? जी मैम, जी सर। सिंचाई तो देखो आपके यहाँ पर कई बार बारिश होती है तो सिंचाई करनी नहीं होती, और जाड़ों के दिनों में सिंचाई कम आवश्यकता होती है। करीब 15-20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। अगर बारिश नहीं होती तो बारिश होती है उस समय सिंचाई नहीं करें, पानी कम ही रखें जी। और आइए सोयाबीन पर बात कर लेते हैं। सर हमारे साथ बने हुए भी। हेलो, चलिए शायद हमारा संपर्क टूट गया है। सर फूलों में और क्या जानकारी देना चाहेंगे? फूलों में किसान गुलाब के बाद भाई हमारी, मैं एक गिलेलस की चर्चा जो पहले कर रहा था उस पर मैं करना चाहूँगा। गिलेलस हमारी मुख्य फसल है। अगर जब आप वहाँ से भंडारण से शीत भंडारण से आप ले आएंगे तो उसको फिर लगाने का समय हो जाएगा। तो खेत को अच्छी तरह समतल कर लें, और उसमें जो ये गिलेलस है इसको लगाने का एक स्पेशल तरीका होता है, क्योंकि इसकी जो बीज है प्याज जैसा होता है, तो उसको अच्छी गहराई तक नीचे पहुंचाना होता है। तो इसके लिए या तो पहले मैंड बना लें, आजकल ट्रैक्टर द्वारा, या छोटा खेत है तो किसान लेबर द्वारा या मैनुअली भी उसमें बना सकते हैं। तो मैंड पे इसको लगाएं। तो मैंड पे लगाने से फ़ायदा क्या होता है कि ज़्यादा बारिश में उसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बीज मोटा होता है और उसका सड़ने का अंदेशा रहता है। तो उसके मैंड पे लगाएंगे तो मैंड की जो दूरी है उसमें क्या करते हैं कि हम 2 लाइनों वाला बनाते हैं मैंड, जिसमें 2 लाइन लगाते हैं, और एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर रखते हैं, और फिर एक मैंड से दूसरी मैंड की दूरी करीब 40 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। और अगर आपको सिंगल रो वाली लाइन लगानी है तो उसमें आप करीब 40-45 सेंटीमीटर दूरी पर सिंगल लाइन लगा सकते हैं। और उसको लगाने के लिए करीब 10 से 15 सेंटीमीटर बल्ब से बल्ब, जो इसका बीज होता है उसको बल्ब बोलते हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगाते चले जाइए। और उसको करीब 7-8 सेंटीमीटर गहरा उसको लगाते हैं ताकि वो अच्छी तरह से मिट्टी में दब जाए। और इसको लगाने के बाद फिर उसमें सिंचाई कर दें, और आप देखेंगे करीब 10 से 15 दिन उसको उगने में लगेंगे, मतलब आपको पौधे दिखने लगेंगे, बहुत अच्छे सुंदर पौधे लगते हैं शुरू में। और जब वो उग जाएगा तो फिर उसमें गुड़ाई करते रहें समय समय पर। जब कुछ और बड़ा हो जाएगा करीब 1-1.5 महीने बाद, तो उसमें दोबारा मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पौधे काफ़ी लंबे होते हैं और इसमें पुष्प डंडी काफ़ी लंबी निकलते हैं। उसमें एक बार और पुनः कस्सी द्वारा, या अगर ट्रैक्टर तो इसमें अभी नहीं ज़्यादा चलता, कुछ ही यंत्र हैं, तो उसमें मिट्टी चढ़ा दें जैसे भी है। तो मिट्टी चढ़ाने से आपका पौधा गिरेगा नहीं। तो उस पर, और उस समय आप देखेंगे उसमें जो दिसंबर के आखिरी में या जनवरी में फूल आने शुरू हो जाएंगे। वो प्रजाति में निर्भर करता है कि आपने, कुछ प्रजातियाँ जल्दी आती हैं, कुछ मध्यम समय में आती हैं, कुछ ज़्यादा समय लेती हैं। इस प्रकार से आप ये गिलेलस की खेती जाड़ों में अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इसमें जो आपका जो फूल बेचने का एक है उसमें बताना चाहूँगा, इसका फूल पूरा खिलने के बाद नहीं देखते। इसकी डंडी जो फूल की होती है उसमें करीब 12-14, एक डंडी पर 12-14 फूल से लेके 20-22 फूल भी होते हैं। जी। और 16 वाली हम कहते हैं कि जिसमें 16 फूल होंगे एक डंडी में, वो एक ए ग्रेड में आती है। अगर उससे कम है तो फिर आप समझिए ग्रेड आपका नीचे जा रहा है। तो 16 या उससे ऊपर वाली प्रजातियां लें। तो उसमें नीचे की जो एक फूल जब खिल जाता तभी उसकी कटाई करें, पूरा ना खुलने दें, नहीं तो वो आपके घर पे खुल जाएगा। बाजार में खुलना चाहिए, किसान मिलेंगे, दाम कम हो जाएंगे। डॉक्टर दुपारे, आप मुझे अब सुन पा रहे हैं? जी सर। जी, कार्यक्रम का समाप्त करने का समय हो गया, तो मैं चाहूंगी एक मुख्य बिंदु जो आप कुछ आज के विशेष जुड़े हुए हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। मैडम, मैं इस समय पे किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो है सोयाबीन की जो फसल है कटाई की ओर है, और उसमें विशेष रूप से ध्यान दें कि इस समय पे, जैसे कि पिछले 3 सालों से हो रहा है कि पकने के समय पे लगातार बारिश होने से हमारी फसल की गुणवत्ता में बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। यदि आपको कटाई करनी है
तो ये देखें कि 3-4 दिन का समय हो, धूप निकली हो, और अगर आपने कटाई कर ली तो उसको ढलाई करने से पहले किसी सुरक्षित स्थान पे ले जाके रख दें ताकि एक जगह पे रहे। नहीं तो खेत में पड़े रहेगी तो आने वाली बारिश से जो जैसे कि पिछले कुछ सालों से हो रहा है उससे दिक्कत हो सकती है, गुणवत्ता में खराबी होने की संभावना हो सकती है। और बाकी जो अभी इस समय पे एक पीली मोजाइक की जो बीमारी जो वायरस की है, वो अभी जो कुछ ऐसे जो क्षेत्र है जहाँ पे देरी से बोनी हुई थी वहां पे इसको नियंत्रित करने के लिए जरूरत है, और उसके लिए जो सफेद मक्खी वाहक के रूप में कार्य करती है उसके नियंत्रण के लिए किसी उपयुक्त कीटनाशक का आप छिड़काव कर सकते हैं। जी इस समय पे कीड़ों की स्थिति है सोयाबीन की फसल पर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सोयाबीन से जुड़े बहुत सारे प्रश्न थे जिनका आपने जवाब भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शरदकालीन फूलों पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही। अगला हमारा अंक क्या होगा, आइए डालते हैं नजर। अगला हमारा विषय है रबी फसलों में बीज की उपलब्धता और कृषि स्टार्टअप। अगले अंक के ये हमारे विषय हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता एक बार फिर से नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप हमें सोशल मीडिया से भी संपर्क कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप देख सकते हैं सभी हम प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं जहां आप पहुंचकर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा कॉल सेंटर नंबर यानी टोल फ्री नंबर, हमारा कॉल सेंटर नंबर आप नोट कर लें 1800113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और एक और जानकारी दे देते हैं, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करें और हेलो किसान आप हमारे YouTube चैनल पर भी देखें। इसी के साथ ही यहाँ आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। अच्छी सेहत के लिए विटामिन सी